Good evening to all of you. Today again I am here with the chapter of biology section, class 9th, chapter number 5 according to NCERT syllabus, fundamental unit of life. I discussed this chapter several times. And one more thing what you have to understand, that I am always requesting to each and every student, or it's my suggestion to the rest of my teachers, that before moving toward the chapter, it's very necessary that we will discuss about the chapter heading. हम लोग चैप्टर के जो गहराई में जाते हैं, चैप्टर के कंटेंट्स को समझना शुरू करते हैं, तो मूलतः जो हमें ट्रेनिंग मिलती है उसमें पहला चीज़, जो पहली वस्तु होती है विचारणीय, वह यह होती है कि जो हेडिंग है चैप्टर का उसको आप गंभीरता से समझें. एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 57, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. हियर व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. चैप्टर का नाम यही है ना, चैप्टर का नाम यही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोला गया फंडामेंटल यूनिट? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स व्हाट? मतलब जीवन की प्रारंभिक इकाई. यह जो है प्रारंभिक इकाई है जीवन की. क्यों बोला गया? व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों बोला गया, इस चीज को समझना है. बोला इसलिए गया बिकॉज जिस प्रकार से, जस्ट लाइक दैट, इफ वी विल स्टडी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, देन व्हाट वी विल स्टडी और व्हाट वी आर स्टडिंग करेंटली राइट नाउ एंड ऑल, दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो पदार्थ होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ what? Molecules are made up of atoms, and atoms are made up of electron, neutron and proton. जिस प्रकार से इस चीज को समझो कि भैया मैटर से छोटा मॉलिक्यूल से छोटा एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. यही गेम है ना फिजिक्स का. उसी प्रकार से इफ वी हैव टू स्टडी दिस फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बॉडी इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम. अभी मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगा. ऑर्गन systems are the collection of organs. Organs are the collection of organs. Organs are the collection of tissues. And tissues are the collection of cells. मूलतः मैं ऊपर से नीचे आया. आपको यह चीज समझना है कि सेल ही सबसे नीचे होता है. ग्रासरूट लेवल पे, द ग्रासरूट लेवल presence in the living organism is cell. Cells are responsible for the formation of tissues. Tissues are responsible for the formation of organs. Organs are responsible for the organ system, and with the help of several organ system, body will form. In common language, if we have to understand this thing with an example, then we can easily understand that cell is the grassroots level unit. Cell is responsible for making tissues. चलो ठीक है, टिश्यूज है. टिश्यूज से क्या बनता है? टिश्यूज से ऊपर उठे तो ऑर्गन्स बना. ऑर्गन्स मतलब क्या हो गया? अब जैसे किडनी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब सिस्टम है. लेकिन अब उससे ऊपर वो जो ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स से ऊपर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम. जिसको आप उदाहरण देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम. अब ये सारे जो ऑर्गन सिस्टम हैं
वो सब कुछ मिलाकर क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट इट इज completely clear that bodies, the initiative step for the formation of body is what? Cell. That's why it is known as fundamental unit of life. इसी कारण से सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब सवाल आता है हम लोगों के बीच में कि सर समझ में आ रहा है, वी आर गेटिंग दैट ओके सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टिश्यूज फॉर ऑर्गन फॉर ऑर्गन सिस्टम फॉर बॉडी, समझ में आता है। लेकिन सेल को और कैसे समझा जाए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द सेल, सेल क्या होता है, मतलब क्या कोई वस्तु है या सेल के अंदर भी कुछ होता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस, बट बिफोर दैट अकॉर्डिंग टू द स्टेप 2 व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट भाई ये साइंस है, साइंस में होता क्या है ना, हर चीज की खोज होती है, तो if we are able to understand the definition of cell, then definitely we have to know or we have to understand that who invented the cell, who discovered the cell, कि सेल की खोज, सेल का जो स्ट्रक्चरल खोज है वो किसने किया। तो आपको याद रखना है कि इन 1665 Hooke was a scientist who found the concept of cell with the help of self-developed microscope। उन्होंने एक खुद ही माइक्रोस्कोप आप देखे होंगे, माइक्रोस्कोप का मूल कार्य होता है वैसी छोटी वस्तु जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस वस्तु को भी दिखलाने में सक्षम होती है। तो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था उससे एक कॉर्क, you see whenever you will go to the homeopathic lab, then you will see the on the top of the bottle, on the top of the bottle what we are finding, actually there is some technical issues in recording or in my live session, so due to that I have to stop or I have to break my journey. So actually what is happening that whenever so what I was discussing that if you will see a top, you will see the wooden cork on the top of the glass bottle, that is known as cork. He saw that whenever he placed the cork on the microscope, he saw the structure like that. And on the basis of that, he found a concept that all matters are or all things are made up of small things, and he gave the term name cell. तो चलो ठीक है, सेल के विषय में भी हम लोग समझ गए, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड बेटर, वेरी बेटर कि भाई सेल है क्या। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है जानने के लिए कि सेल को कैसे समझा जाए। तो एक चीज समझो, पहले सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स या टर्म है जिससे हम सेल को समझ सकते हैं या सेल के पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा membrane, second one is cell wall, third one is nucleus, and fourth one is cytoplasm. अब एक चीज समझना, मैं इतना तोड़ के बताऊंगा कि चीज तुम बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर यू कैन इजिली एबल टू मेक द पिक्चर ऑफ सेल्स। मैं
पहले इस 4 के विषय में बात करूंगा और 4 के बाद मैं 5वें के विषय में बात करूंगा। लेकिन पहले हम इस 4 चीज को समझेंगे कि वाई आई एम हेयर टू गिव यू द 4 पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है न्यूक्लियस और चौथा है काइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू कैन प्रोनाउंस दैट। अब सवाल आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि द अदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन। इसको और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली है क्या? व्हाट इज दिस रियली? तो एक स्ट्रक्चर तो होगा, सेल अगर है तो किसी प्रकार से कुछ आकृति तो बनेगी। यही बॉर्डर, ये जो उसका बाहरी किनारा है, अगर सेल डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स यू नो दैट इफ एनीथिंग कम्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ मैटर देन डेफिनेटली इट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ शेप। कुछ ना कुछ तो शेप होगा, निराकार नहीं होगा, कोई ना कोई आकृति होगी। तो अगर यह आकृति है सेल के, तो यह जिसके अंदर में क्या है, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल है, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, यह जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट वन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब देखना कि कैसे कैसे पिक्चर ड्रॉ होगा तुम्हारे सामने। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ में आपको आ रहा होगा? ठीक है सर। अब इसमें दूसरा चीज है सेल वॉल। एक्चुअली तुमको ये पता होना, हाँ, और एक और चीज, जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है। बड़ा ही क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और वह रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अ स्पेशल केस इट इज रिस्पॉन्सिबल, या तो ये अपने से किसी चीज को बाहर निकाल सकता है या कुछ सब्सटेंस को अंदर ले सकता है। यह काफी लचीला और सॉफ्ट होने के बावजूद जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच इज नोन एज प्लाज्मा सेल might be possible that in a particular condition or in a specific condition it like accepts something and it will release something। वो या तो कुछ ग्रहण कर सकता है या छोड़ सकता है। तो अब सवाल आता है कि सर विच काइंड ऑफ स्पेशल सब्सटेंस, किस तरह के सब्सटेंस को? तो फॉर एन एग्जाम्पल CO2 को ये छोड़ देगा, O2 को ये ग्रैब करेगा, CO2 को वो छोड़ देगा और O2 को ग्रैब करेगा। तो इसमें ये पोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। और यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह एनिमल्स में होता है। बेसिकली क्या होता है? यह एनिमल्स के हर सेल का ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। बट इफ वी आर हेयर टू स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स व्हाट? वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। हम लोग को प्लांट्स और एनिमल दोनों के विषय में समझना है। तो उस कॉन्सेप्ट से इसको समझ लो कि एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल का आउटर मोस्ट लेयर है। बट इन प्लांट इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसके जस्ट ऊपर में भी एक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज नोन एज सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल होता है। सेल वॉल, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वॉल इन द ट्रीज इज टू गिव हिम द स्ट्रेंथ। वो पावर देने का, उसको शक्ति देने का काम करता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि इन द ट्रीज सेगमेंट द आउटर मोस्ट लेयर विल बी नोन एज सेल वॉल विच इज थिक। वो कठोर होता है, हार्ड होता है, टू गिव द सपोर्ट और टू गिव द स्ट्रेंथ टू द कंसर्न ट्रीज। और यह जो मूलतः बना होता है वो किस चीज का बना होता है? सेल वॉल जो है मूलतः सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आपको याद रखना है ये दो ही पॉइंट। सेल वॉल में इफ वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द सेल वॉल, देन वी विल डिस्क्राइब दैट कि cell wall is the outermost layer of the cell in the trees
इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू द ट्रीज एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इस चीज को आपको याद रखना है। चलो भैया याद कर लिए, याद हो जाएगा। अब तीसरा आता है न्यूक्लियस। अब तीसरा आता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वह सेल के अंदर में होता है, सेल के अंदर में होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये डबल लेयर में घिरा होता है। क्या होता है? डबल लेयर में घिरा होता है। यह जो है डबल लेयर में घिरा होता है, जिसके कारण कि इसके विषय में कहा जाता है कि इट हैज डबल लेयर्ड, इट हैज डबल लेयर्ड दोहरी परत होती है, कवरिंग, इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग विच इज नोन एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये जो डबल लेयर है, ये जो डबल लेयर है, दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। इस चीज को याद रखना है। अब अगला पॉइंट क्या आता है न्यूक्लियस के बाद? काइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सीधा फंडा है, साइटोप्लाज्म का सीधा फंडा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म और काइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, तो उसमें बहुत सारी चीजें रहते होंगे, तो वो जिस लिक्विड के बीच में होते हैं उस लिक्विड को कहते हैं काइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करवाएंगे आपको, वो क्या चर्चा होगी? वो इस बात की चर्चा होगी कि सर व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और काइटोप्लाज्म, कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, रोबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हम लोग उसके विषय में जानकारी लेंगे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।